जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शू टियानशु जो कि टियानयांग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। टियानयांग ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। शू टियानशु जो कि 4 डिवीजन के टेक्निक को इस्तेमाल करता है और अलग अलग तरह से वो हमला करता है। उसका स्वॉर्ड का एनर्जी जो कि वो टियानयांग की तरफ बढ़ने लगता है और उससे स्लैशी मार रहा था। टियानयांग जो कि उससे बच रहा था, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा था। टियानयांग के फेस पे कट लग जाता है। उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था ये कुछ ज्यादा ही फास्टर होता जा रहा है। शू टियानशु ताइजू कुआन के फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया होता है। उसके साथ ही कहता है मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगा और काफी सारे स्लैशेस जो कि टियानयांग की तरफ कर देता है। वो टियानयांग जो कि स्लैशेस के बीच में आ चुका होता है और शू टियानशु कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने ताइजू कुआन स्किल को इस्तेमाल करते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। टियानयांग ये सिर्फ देख रहा था, वो हैरान भी हो रहा था। उसके साथ ही शू टियानशु जो कि एनर्जी से बने हुए स्वॉर्ड से टियानयांग के बॉडी के आर पार कर देता है और टियानयांग पे जो हमला लगा हुआ होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से टियानयांग जो कि नीचे गिर जाता है। शू टियानशु जो कि अभी तक वो खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो अपने घुटनों पे आ जाता है और मन में सोच रहा था मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द महसूस हो रहा है। मेरे बॉडी में ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा बॉडी जो कि टुकड़ों में कट चुका है। ये जो स्किल था कुछ ज्यादा ही ग्रेट था। अंत में नसीब से मैं जो कि सक्सेस पा चुका हूँ, मैं सफल हो चुका हूँ। लेकिन टियानयांग को दिखाया जाता है जो कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अजीब सा ऑरा निकल रहा था, जो कि रेड कलर का ऑरा होता है। शू टियानशु ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। टियानयांग कहता है फोर्थ ब्रदर, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम अभी आराम कर सकते हो? उसके साथ ही टियानयांग जो कि खड़ा हो जाता है और अपने पावर को रिलीज कर रहा था। सिस्टम बता रहा था बहुत ही ज्यादा भयंकर एनर्जी को डिटेक्ट किया गया है। ये देखने के बाद शू टियानशु भी हैरान होता है और मन में सोच रहा था ये तो रियल मिस्टिक पेनिट्रेशनल है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, एक ही को हैंडल करना मुश्किल है। मैं तो ये सोच रहा था हो जाएगा, लेकिन मेरा जो इमेजिनेशन था वो खत्म हो चुका है। हमें दिखाया जाता है टियानयांग जो कि खड़ा होने के बाद वेपन को तैयार कर रहा था। उसके साथ ही उसके हाथों में एक वेपन आ जाता है। उसके साथ ही टियानयांग के हाथों में दिखाया जाता है जो वेपन होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। टियानयांग कहता है बहुत ही ज्यादा हो चुका है, जो हमने मजाक किया था, जो हम मजाक कर रहे थे वो अंत करते हैं। चलो मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर, आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारा मिशन क्या था। शू टियानशु मन में सोच रहा था किस तरह का मिशन ये कह रहा है, कौन सा मिशन है जो कि शू फैमिली ये चाहती है और कौन सा प्लान है जो कि ये करना चाहती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। टियानयांग जो कि अपने वेपन से स्लैश मारने के लिए तैयार करने लगता है। उसके साथ एक स्लैश मार देता है और कहता है ये रहा अंत जो कि मैंने कर दिया। उसके साथ ही जो सिस्टम होता है वो बता रहा था बहुत ही ज्यादा डेंजर को डिटेक्ट किया गया है। होस्ट को वार्निंग दिया जाता है। शू टियानशु जो कि उस एनर्जी से बने हुए वेपन को अपने सामने कर लेता है और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हमला होता है, जो ऑरा होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। शू टियानशु कहता है ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शू टियानशु मन में सोच रहा था ये इतना भी अच्छा नहीं है, मैं और भी इसे संभाल नहीं सकता, मुझे और कुछ करना पड़ेगा। जो टियानयांग ने स्लैश मारा हुआ होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से जमीन भी टुकड़े में टूट जाता है और वो स्लैश का एक बवंडर तैयार हो जाता है। शू टियानशु को दिखाया जाता है जो कि इसके चेस्ट पे हमला लगता है और शू टियानशु जो कि पीछे जाके गिरने लगता है। लेकिन शू टियानशु मन में सोच रहा था तो ये एक आदमी है जो कि बैटल फील्ड में ये आर्मी को फॉर्म कर सकता है, यानी कि तैयार कर सकता है। ये शू फैमिली का सबसे घटिया और एल्डेस्ट बेटा है जो कि ये अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन ये आदमी का जो स्किल है ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग स्किल है। टियानयांग कहते हैं मेरे फादर जो कि जल्दी वापस आने वाले हैं, कुछ ही दिन में आ जाएंगे। फोर्थ ब्रदर, वक्त आ चुका है कि तुम्हें चॉइस लेना होगा, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा और तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन शू टियानशु मन में सोच रहा था लग रहा है कि मैं सोने वाला हूँ, लेकिन अचानक से शू टियानशु जो कि अपने होश में आ जाता और मन में सोच रहा था ये क्या हुआ, मैं अचानक से जाग कैसे गया, फिर से मैं कैसे जाग गया। शू टियानशु का जब नजर पड़ता है तो वो देखता है कि वो लियो युआन की गोद में लेटा हुआ होता है। लियो युआन कहती है प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु, क्या आखिरकार आप जाग चुके हैं? टियानयांग और आप दोनों ही बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से दोनों ही जो कि आप सो चुके थे। शू टियानशु कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम ही सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही हो, प्रिंसेस कहाँ है? लियो युआन कहती है कि आपको सेटिस्फाई महसूस तो नहीं हो रहा है, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? प्रिंसेस जो कि नॉवल है और काफी ज्यादा अच्छी भी है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके लिए वो यहाँ पे इंतजार करेंगी? शू टियानशु हंसते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं सोच सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शू टियानयांग कहाँ है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ पे चला गया, क्या वो अभी भी यहाँ पे है? लियो युआन कहती है नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। जैसे उसने ये देखा कि आप सो रहे हैं तो शू टियानयांग जो कि यहाँ से पहले ही जा चुका है। शू टियानशु कहता है अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ ही शू टियानशु मन में सोच रहा था ये वेस्टर्न किन कंट्री जो कि जल्दी बदलने वाला है। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रहा था और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। शू टियानशु को दिखाया जाता है, लियो युआन को दिखाया जाता है। शू टियानशु अभी भी मन में सोच रहा था ये अभी भी बहुत ही ज्यादा काफी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता जो शिशियन यहाँ पे हमला करने के लिए आए थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो अभी भी अपने बॉडी टेम्परिंग के स्टेज पर ही थे। हालांकि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, लेकिन अभी के लिए वो उतने भी खतरनाक नहीं है। और जैसा कि शू
यानियांग ने जो अपने पावर को दिखाया है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और जिसे तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। अगर उस वक्त उसने रहम नहीं दिखाया होता तो हो सकता था कि उस वक्त मैं मारा जाता। लियो युआन कहती है प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु अचानक से जो कि आप सुबह में सो गए थे, क्या ये हो सकता है कि शू यानियांग की वजह से हुआ होगा, उस वक्त आप पे उसने हमला किया होगा। शू टियानशु मन में सोच रहा था। तो ऐसा लगता है कि इसे पता चल चुका है। उसके साथ ही शू टियानशु कहता है लियो युआन मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चल चुका है। लियो युआन कहती है मैंने सिर्फ ये गैस किया था, इसके अलावा मुझे ये नहीं पता था। शू यानियांग का ये ख्वाहिश था, यानी कि उसका मन था कि वो अकेले में आपसे बात करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस ने उसे इजाजत नहीं दिया, जिसकी वजह से उसने अचानक से इस तरह की हरकत किया है और उसी वजह से जो कि आप अचानक से सो चुके थे, बात करने के दौरान ही ऐसा हुआ था। और मुझे इसी से पता चला कि शू यानियांग जो मिस्टिक कार्ड को किसी तरह से इस्तेमाल किया था और उसी वक्त मुझे ये पता चला था। वैसे भी शू यानियांग और जो प्रिंसेस के हस्बैंड आप है यानी कि दोनों ही अलग है और यानियांग कुछ ज्यादा टैलेंटेड है और ये माना भी जा सकता है क्योंकि ये वेस्टर्न किन कंट्री में बचपन से वो कुछ ज्यादा फेमस कल्टीवेटर था। वो मिस्टिक कल्टीवेटर में कुछ ज्यादा फेमस था, यहाँ तक कि वो जन्म भी लिया था तो उसे अच्छी तरीके से पाला गया था और उसके सपोर्ट में कुछ ज्यादा ही लोग हैं जो कि दूसरे उसे सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि उसके पास अनगिनत ट्रेजर है जो कि उससे मिलता ही रहता है। अगर उसके टैलेंट की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें तो वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शू टियानशु कहता है हाँ मैं ये समझ चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझे बेइज्जत करना चाहती हो। तुम जब भी बात करती तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करती और परेशान करती हो। लियो युआन जो कि शू टियानशु को बच्चे की तरह घूरते हुए देख रही थी, लेकिन उसके साथ ही कहती है प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु आप ये जानते हैं कि जो मिस्टिक कल्टीवेटर होते हैं वो कुछ ज्यादा ही रेयर होते हैं, यहाँ तक कि वो मार्शल कल्टीवेटर से भी बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और यहाँ तक कि वो टेक्निक जो कि वो प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता है, उन्हें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई मिस्टिक एक्सपर्ट बन जाता है तो उसका टेक्निक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो अपने आप पे कुछ ज्यादा प्राउड कर सकता है और इस तरह से मैंने बहुत ही ज्यादा गेस किया, उसके बाद मुझे ये समझ में आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने टेक्निक को आप पर बहुत ही ज्यादा अप्लाई किया है, यानी कि उसे इस्तेमाल किया है। शू टियानशु कहता है अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ ही लियो युआन कहती है मैंने ये सुना है कि यानियांग जो कि नौजवान एज में मिस्टिक एक्सपर्ट रैलम पे पहुंच चुका है, इसलिए तो उसने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए शू आर्मी के साथ गया था और सच में उसने कुछ ज्यादा अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस को पा लिया है। जब बैटल फील्ड में लोग जाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। शू टियानशु लियो युआन की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था, देखकर ऐसा लगता है लियो युआन की तरह स्ट्रॉन्ग भी जो लोग होते हैं वो और भी ज्यादा अपने प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए बेताब होते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कौन है और किस तरह से रह रहा है, मगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी तकदीर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लियो युआन कहती है जो बॉर्डर पे चीजें चल रही थी उसे ठीक करने के बाद जो शू फैमिली के हेड थे वो अपने आर्मी के साथ वापस लौटने लगी और उसके साथ ही उसका बेटा शू यानियांग भी था जो कि इस बैटल फील्ड में उसका साथ भी दिया था, उसके साथ ही उसके साथ भी चल रहा था और उसे इज्जत से ग्रेट मिस्टिक मास्टर भी कहा जाता है। शू टियानशु कहता है जो तुमने ये कहा है उसका मतलब क्या है। लियो युआन कहती है नेशन के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग मिस्टिक कल्टीवेटर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिसोर्सेस मिलते हैं और अच्छी तरीके से उन्हें फैसिलिटी भी मिलती है जो कि वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशल की बात करें कि उनमें स्पेशल क्या है तो उनके पास एक मौका है जो कि वो खुद के सेक्टर को ही तैयार कर सकते हैं। शू टियानशु कहता है क्या कहा तुमने कि वो खुद के सेक्टर को ही तैयार कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है। मैंने इस टाइटल को तो सिर्फ ये सोचा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था जो ये टाइटल मिलेगा ये कितना ग्रेट होगा। ये तो सच में नेशन के पैसा को खुद के लिए अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शू टियानशु ये कहने के बाद सोच रहा था, लेकिन लियो युआन कहती है जैसा कि प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु का जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, तो मैं ये इजाजत चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शू टियानशु कंफ्यूज हालत में कहता है क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो, क्या तुम अपने प्रिंसेस के पास जाना चाहती हो। लियो युआन कहती है नहीं ऐसा नहीं, अभी भी मुझे अपने एम्परर आर्मी के पास जाना है, उनको कुछ काम देना है। अचानक से एम्परर ने इस दौरान किसी तरह के फरमान को जारी किया है। एम्परर का उस फरमान में ये कहना है जितने भी आर्मी है उन्हें इकट्ठा करना है। शू टियानशु कहता है लेकिन तुम प्रिंसेस नहीं हो, तुम प्रिंसेस की पर्सनल गार्ड हो, तो ये जो एम्परर आर्मी है ये तुमसे कुछ भी रिलेट नहीं करती है, इसका तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा इसमें क्या काम है। लियो युआन कहती है लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही पड़ेगा, देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से ये तैयारी करना पड़ेगा और जो भी प्रिंसेस मेंशन में एम्परर गार्ड है वो भी यहाँ से ट्रांसफर किए जाएंगे, इसी वजह से मेंशन का जो डिफेंस होगा वो खत्म हो जाएगा। तो प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु अपने तरफ से अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मेंशन में जो डिफेंस नहीं रहेंगे उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा और पैसे की जो तंगी होगी उसे आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। शू टियानशु कहता है क्या तुम
मेरे साथ मजाक करियो, अगर ऐसा होता है तो गार्ड को मैं पैसा कैसे दूंगा और खुद को प्रोटेक्ट कैसे करवाऊंगा। ली युआन जो कि कुछ वक्त के लिए खांसती है लेकिन वो वहां से जाने लगती है और कहती है, प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अलविदा ये कहने के बाद लियो युआन जो कि वहां से चली जाती है। शू टियांशु ये देखता ही रह जाता है, वो हैरान भी होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, ये नहीं हो सकता, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हमें दिखाया जाता है शू टियांशु जो कि बाहर आ चुका होता है, लेकिन बाहर में जो कि बारिश हो रहा था। शू टियांशु कहता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं पैसे के बारे में सोचूंगा और इतना फिक्र करूंगा। उसके साथ ही शू टियांशु मन में सोच रहा था, जो भी मैंने पिछले कंपटीशन में जीता था वो रिवार्ड जो कि प्रिंसेस को दे दिया गया है, और जो प्रिंस बियुई ने मुझे शहर के बारे में कहा था, जिस तरह से उसने वादा किया था, वो इतनी जल्दी मुझे वो नहीं दे देगा। जैसा कि मेरी मदर जो कि फैमिली के मेंशन में है, तो मैं इतनी आसानी से जो मेरे रूम में जो चीज है उसे सेल नहीं कर सकता। और जो शू शोवेरियन है वो जल्दी अपने आर्मी के साथ आने वाले हैं, और जिस तरह का बॉर्डर में नुकसान चल रहा था, जिस तरह से हथाबाई चल रहा था, वो ठीक हो चुका है। क्यों ना एम्परर ने जो मुझे रिवार्ड के तौर पे यान हुआंग लैंड दिया है उसके बारे में मैं सोचूं। मैं यान हुआंग मिलिट्री से जो खर्च होने वाला है उससे थोड़ा कम कर लूंगा तो इससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो मैं करप्ट ऑफिशियल बन जाऊंगा, जो कि मुझे ऐसा तो नहीं बनना है। और मुझे प्रिंसेस मेंशन के बारे में इतना ख्याल रखने की क्या जरूरत है, अभी के लिए मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अभी जाके ली शुआनचेंग से बात करना चाहिए पैसे के बारे में, अगर उसके पास कोई आइडिया होगा तो देख लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे जाकर देखना चाहिए, अगर वो मिलता है तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जरा रुको, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेरे दुश्मन है वो पहले से यहाँ पे जल्दी कैसे आ चुके हैं, और ये सबसे बड़ा केस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि पर्दे को हटाते हुए किसी को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है जो कि पर्दे को हटाने के बाद वो बाहर निकल रही थी। उसके साथ ही वो लड़की जो कि अपने पालकी से बाहर निकल चुकी होती है, लेकिन शू टियांशु जो कि उस लड़की को देखते हुए मन में सोच रहा था, ये ड्रेस और इस मैनर के हिसाब से मुझे कुछ याद आ रहा है, ये जरूर से वही होगी, ये मिस शैंग जो शैंग गुआन है उसी के रिलेशन में से कोई होगी। वो लड़की जो कि हमारे शू टियांशु को ग्रीट करते हुए कहती है, मैंने प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु का जो रेस्ट कर रहे थे, वो आराम कर रहे थे, मैंने उन्हें परेशान कर दिया है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन शू टियांशु कहता है, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। तो वो लड़की कहती है, ये गुलाम जो कि यंग मिस के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आई है, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहाँ पे बताने आई है, मैं प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु को इन्वाइट करने के लिए आई हूँ फ्लावर और शॉवर पेविलियन में, आपको जल्दी आना पड़ेगा। मैं ये सोच रही हूँ प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु को जो मैं इन्वाइट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्या आप मेरी बातों को मानते हुए आएंगे। शू टियांशु मन में सोच रहा था, ये शैंग गुआन जो मिस शैंग है वो मुझे इन्वाइट क्यों करना चाहती है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है, वो मुझे क्यों चाहती है कि मैं वहाँ पे आऊँ। ये औरत कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, इसे सोचा नहीं जा सकता कि आगे चल के क्या कर सकती है, और अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आराम से वहाँ पे रह पाऊंगा, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं उसके ज्यादा करीब ना जाऊं। अभी के लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं मनाही कर दूं। उसके साथ ही शू टियांशु कहता है, कुछ ज्यादा ही चीजें जो कि मेरे साथ चल रही है उसको मुझे निपटाना है, और मेरे पास वक्त नहीं है जो कि मैं जा पाऊंगा। वो लड़की हंसते हुए कहती है, मैं ये सोच रही हूँ कि प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु को कब वक्त रहेगा कि वो आएंगे। शू टियांशु मन में सोच रहा था, ये इतना क्यों चाह रही है, मेरे को इतना परेशान क्यों कर रही है, क्यों चाहती है कि मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊँ। अगर इसी तरह से होता है तो मैं और भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे सीधे ही मना करना पड़ेगा। उसके साथ ही शू टियांशु कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कब आ पाऊंगा, हो सकता है मुझे 10 दिन लग जाएगा या फिर आधा महीना भी लग सकता है, और मैं सिर्फ अपनी तरफ से रिस्पेक्ट ही शो कर सकता हूँ, जो कि उन्होंने इनवाइट किया उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़की जो कि स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है मैं ये समझ चुकी हूँ गुलाम, जो कि आपने कहा है उसको समझ चुकी है। मेरी यंग मिस ने ये कहा था कि मुझे जाने से पहले कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आपके पास आना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा है कि प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियांशु के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। उसके साथ ही हमें काले बॉक्स को दिखाया जाता है। शू टियांशु जो कि उस बॉक्स को देख रहा था और मन में सोच रहा था, ये चल क्या रहा है, ये है क्या। सिस्टम मुझे अपनी इंफेक्शन आई को इस्तेमाल करना है, जल्दी से मुझे उसे इस्तेमाल करने दो। सिस्टम भी जो कि अपने शू टियांशु के आइस को एक्टिवेट कर देता है, जो कि इंफेक्शन आइस होता है, और उस बॉक्स के अंदर हमें किसी तरह की चीज को दिखाया जाता है जो कि वो छोटा सा पेड़ होता है। उसके साथ ही शू टियांशु मन में सोच रहा था, इस बॉक्स के अंदर यही चीज है, ये तो एक छोटा सा प्लांट है जो कि इसमें 7 ही पत्ते हैं, अगर इसे ठीक से देख रहा हूँ तो इसमें कोई भी खतरा नहीं लग रहा है। उसके साथ ही शू टियांशु कहता है, तुमने मुझे ये क्यों दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मेरा क्या काम हो सकता है। वो लड़की कहती है, ये हमारी यंग मिस ने ये कहा था कि ये आपके लिए रिपे दिया जाएगा, क्योंकि आपने शॉर्ट डाओ को हमारी यंग मिस को सिखाया, जिसकी वजह से आपको ये दिया जा रहा है, और वो उम्मीद कर रही है कि आप बिल्कुल इसे मना नहीं करेंगे, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके साथ ही वो लड़की जो कि हमारे शू टियांशु को उस बॉक्स को थमा देती है। शू
शूटियांशु के पास भी वो बॉक्स आ चुका होता है। शूटियांशु मन में सोच रहा था मैंने उसे कब कुछ सिखाया, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मैंने उसे कुछ सिखाया है। उसके साथ ही वो लड़की कहती है जिस तरह की चीज को मुझे डिलीवरी करने के लिए बोला गया था मैंने उसे डिलीवरी कर दिया है और इस वफादार गुलाम का जो ड्यूटी था वो मुकम्मल हो चुका है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि प्रिंसेस के हस्बैंड शूटियांशु के कुछ ही दिन में उस पैविलियन में देखूंगी और अभी के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके साथ ही वो अलविदा कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। शूटियांशु भी उस लड़की को जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे से किसी का आवाज होता है जो कि प्रिंसेस का आवाज आता है। वो कहती है तुम अपने वाइफ को साइड करने के बाद किसी और औरत से मिलने के लिए जा रहे हो और तुम्हें एक अच्छा सा इनवाइट भी मिल चुका है जो कि खूबसूरत लड़की आने के बाद तुम्हें इनवाइट कर चुकी है। शूटियांशु जैसी ये आवाज सुनता है वैसे वो घबरा जाता है। मन में सोचा था ये आवाज जो कि मुझे पता ही है ये कौन है। प्रिंसेस जो कि सीरियस हो जाती है और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हो। शूटियांशु घबराते हुए कहता है प्रिंसेस ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी और मिस चैंग के बीच में कुछ भी नहीं है जो कि तुम समझने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसेस जो कि एक अम्ब्रेला को निकाल लेती है, उसके साथ ही वो कहती है क्या कहा तुमने कि ऐसा कुछ भी नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताओ कि वो गिफ्ट तुम्हें यहाँ पे सेंड करने के लिए क्यों आई थी? उसने क्यों कहा था कि वो गिफ्ट तुम्हें दे दे? शूटियांशु घबरा रहा था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। लेकिन प्रिंसेस जो कि अपने मुंह को फुला लेती है तो शूटियांशु जो कि हैरान हो जाता है, मगर शूटियांशु जो कि इस बॉक्स को सामने निकाल लेता है और उसके साथ ही वो एक स्माइल दे रहा होता है। प्रिंसेस कहती है तुम किस बारे में हंस रहे हो? तो शूटियांशु हंसते हुए कहता है प्रिंसेस मुझे ये बताओ क्या तुम सच में जेलस हो रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुकी हो। प्रिंसेस कहती है तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई भी जेलस नहीं हूँ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो भी अफेयर करने वाले हो इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। शूटियांशु उस बॉक्स को खोल देता है, उसके साथ ही कहता है क्या सच में तुम ऐसा कहना चाहती हो? क्या प्रिंसेस इस प्लांट के बारे में जानती है? मुझे इस प्लांट के बारे में जानना है। जैसे प्रिंसेस उस प्लांट को देखती है वैसी वो हैरान हो जाती है, उस प्लांट के सामने आ जाती है और कहती है ये तो एक मिस्टिक स्पिरिट ग्रास है। शूटियांशु कहते हैं क्या कहा तुमने कि ये मिस्टिक स्पिरिट ग्रास है, ये क्या होता है? प्रिंसेस कहती है क्या तुम मेडिकल आर्ट में प्रोफेशनल नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस प्लांट के बारे में नहीं जानते हो? शूटियांशु कहते हैं हाँ सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। प्रिंसेस कहती है हाँ तुमने ये बिल्कुल ही सही कहा, जो बिग सेक्टर के एल्डर होते हैं वही इसके बारे में जान सकते हैं। इस ग्रास के अंदर एक मिस्टिक क्यूआई है जो कि हेवन एंड अर्थ का होता है और कोई भी इसे लेता है तो उसका जो क्यूआई होता है उस बॉडी के अंदर उसका इंक्रीज हो जाता है। और इस ग्रास का एक ही रूट जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, ये 10,000 गोल्ड का होता है। शूटियांशु हैरान होते हुए घबराते हुए मन में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये 10,000 गोल्ड का कैसे हो सकता है? और मैं यहाँ पे अभी पैसे के बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में क्यों ही सोच रहा था जबकि मेरे सामने ये है। प्रिंसेस कहती है तुम कुछ ज्यादा नसीब वाले हो जो कि तुम्हारे पास मिस्टिक स्पिरिट ग्रास आ चुका है। ये तुम्हें एक इजाजत देता है जो कि मिस्टिक क्यूआई को तुम अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। शूटियांशु मन में सोच रहा था यहाँ तक कि एम्परर फैमिली के पास भी इस तरह की चीजें नहीं है। शूटियांशु एक स्माइल देता है, उसके साथ ही उस बॉक्स को जो कि प्रिंसेस के सामने कर देता है। प्रिंसेस भी ये देखने के बाद हैरान हो जाती है, लेकिन शूटियांशु कहता है जैसा कि प्रिंसेस को ये पसंद है तो मैं ये चीज को आपको देने के लिए तैयार हूँ, तुम इसे ले सकती हो। प्रिंसेस कहती है क्या तुम सच में मुझे ये चीज देना चाहते हो? तो शूटियांशु कहता है हाँ बिल्कुल ही मैं ये चीज देना चाहता हूँ। प्रिंसेस इस बात को सुनने के बाद मन में सोचने लगती है ये मिस्टिक स्पिरिट ग्रास जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और ये कल्टीवेटर को बहुत ही मुश्किल से मिलते या फिर किसी तरह से चांस से मिल जाती है और ये भी हो सकता है कि कोई कल्टीवेटर जो कि इसको हासिल ही नहीं कर सकता है अगर कोशिश भी करता है इसको ढूंढने की, लेकिन ये इतनी आसानी से मुझे इस तरह के ट्रेजर को ऐसे कैसे दे सकता है? उसके साथ ही प्रिंसेस जो कि अपने हाथ को इस बॉक्स के सामने कर देती है और कहती है मुझे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए, तुम इसे वापस ले सकते हो। तो शूटियांशु का भी मुंह बन जाता है, लेकिन शूटियांशु जो कि जबरदस्ती प्रिंसेस को उस चीज को थमा देता और कहता है मैंने ये कहा कि प्रिंसेस को मैं ये चीज दे रहा हूँ तो तुम्हें इसे लेना पड़ेगा। हम दोनों ही जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, जो कि हम दोनों ही एक ही हैं और जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है वो अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस दुनिया में जो कि खतरे से भरा हुआ है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती हो? मैं ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम इतनी सिंपल रहो और मेरी एक सिंपल फॉलोवर बनकर रह जाओ। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो प्रिंसेस भी जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। शूटियांशु वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है ली शुआनचेंग मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्रिंसेस उस बॉक्स को देख रही होती है, उसके साथ ही कहती है तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों एक ही है और कौन ही तुम्हारा फॉलोवर बनना चाहता है? हमें जनरल मेंशन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही टियानियांग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था और हमें स्टेप मदर को दिखाया जाता है। स्टेप मदर कहती है टियानियांग क्या तुम्हारे लिए प्रिंसेस कोई मुसीबत कर रही है? टियानियांग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा फोर्थ ब्रदर इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएगा।
पाएगा। उसने कुछ कम ही वक्त में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका है। उसके पास अचानक से इतना पावर आ चुका है जो कि प्रिंस बुयुई भी जो कि उसको खुद का भाई बनाना चाहता है। यहाँ तक कि प्रिंस बुयुई ने एक रेयर वुल्फ बीस्ट भी शू टियांशु को दे दिया है। स्टेप मदर ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने, क्या सच में ऐसा हुआ है? ये घटिया शू टियांशु इतनी जल्दी इतनी फास्ट तरीके से इम्प्रूव कैसे कर सकता है? अगर इसी तरह से होता है तो आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही मुश्किल हो सकता है उसे संभालना। यानियंग कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रिंसेस शू टियांशु के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो चुकी है और यहाँ तक कि उसे अप्रूव भी कर चुकी है, यानी कि उसे अपने हस्बैंड के तौर पे मान चुकी है। लेकिन अब जब मैं ये सोच रहा हूँ तो मुश्किल हो सकता है अगर हम अभी उसे मार देते तो हमारा जो प्लान है वो बर्बाद भी हो सकता है और इसी वजह से फादर भी ये नहीं मानेंगी कि वो शू टियांशु को अभी मार दे। स्टेप मदर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा फादर ऐसा मना कैसे कर सकता है? वो क्यों कहेगा कि वो शू टियांशु को नहीं मारना चाहेगा? अगर हम अभी उसे मार नहीं सकते तो क्यों ना हम उसे क्रिपल कर देते। अगर क्रिपल कर देंगे उसका कल्टिवेशन बेस खराब कर देंगे तो वो कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। यानियंग कहते हैं मदर आपको इसके बारे में बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर ने एक पावरफुल डिफेंसिव टालिस्मान को मुझे दिया है। ये ऐसा है कि अभी इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा कि मैं प्रिंसेस के मेंशन में अपनी तरफ से कोई एक्शन लूं, इसलिए हमें अभी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करेंगे, जब वो बाहर निकलेगा तो किसी तरह से सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उसे मार डालेंगे। स्टेप मदर कहती है अच्छा ऐसी बात है, अभी के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। किसी ने मिस शैंग के पैविलियन से हमें इनविटेशन दिया है, हमें कुछ दिनों में उस पार्टी में जाना होगा तो हम साथ ही में उस वक्त चलेंगे और मुझे ये यकीन है कि जरूर से उस वक्त वो भी आएगा और सभी लोग होंगे। यानियंग कहता है जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त मैं उसे अगला मौका नहीं देने वाला। स्टेप मदर कहती है तुम अभी यहाँ पे आ चुके हो लेकिन इतने लंबे वक्त से तुम अपने ग्रैंडपा से नहीं मिले हो, इसलिए जल्दी से जाओ, वो बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें याद किया है। यानियंग वहां से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले कहता है मदर आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने ग्रैंडपा से जल्दी मिलना है। उसके साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें उसी बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था जब शू टियांशु प्रिंस बुयुई से लड़ाई कर रहा था, मगर मुझे इसके बारे में नाम नहीं पता है। लेकिन वो बुढ़ा आदमी जो कि चेस खेल रहा था उसके साथ ही एक बंदा भी था। स्टेप मदर का फादर कहता है मैंने अपने तरफ से चाल खेल दिया है, तुम्हें ये देखना है कि तुम किस तरह से यहाँ से निकलने वाले हो, लेकिन जिस तरह से मैंने चाल चला है उससे तुम बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हमें स्टेप मदर के फादर को सिर्फ ग्रैंडपा कहेंगे, लेकिन जो ग्रैंडपा के सामने वो बंदा खेल रहा था उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम टोबा हाई है। टोबा हाई कहता है तुम्हारा जो स्किल है वो कुछ ज्यादा ही सुपीरियर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हार ही चुका हूँ। टोबा हाई और ग्रैंडपा जो कि दोनों ही हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं तुमने अपने हार को मान लिया है। टोबा हाई कहते हैं मुझे ये बताओ जो कि बैटल चल रहा था वो कैसा चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं ये जो गेम चल रहा था ये सिर्फ बच्चों के बीच में चल रहा था। टोबा हाई कहते हैं ये बदनसीबी की बात है, जो रॉयल फैमिली है कुछ ज्यादा ही अपने गेम को सीरियस ले चुकी है और मैं ये भी जानता हूँ जो शू टियांशु है वो तुम्हारा ग्रैंडसन है। ग्रैंडपा कहते हैं वो किसी कुकुमबाई का बेटा है जो कि मेरी बेटी ने ही उसे बड़ा किया है, लेकिन अभी शू टियांशु और हमारे फैमिली के बीच में कोई भी उसका रिलेशन नहीं है। टोबा हाई कहते तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मर भी जाता है या फिर जिंदा भी रहता है तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बिल्कुल ही, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, इससे तो एम्परर से मतलब होना चाहिए, एम्परर को उसके बारे में फिक्र होना चाहिए, जो कि उसके साथ क्या होगा वो ही जानेगा। टोबा हाई कहते जो हमारे दो नेशन में चीजें चल रही है मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारे लोग है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ग्रैंडपा कहते ये कुछ ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा अगर हम लोग अलायंस बना लेते हैं और इससे भी एडवांटेज हो सकता है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो भी हो रहा है उसे करने दो और मैं किसी की साइड भी नहीं हूँ और हम सभी को एम्परर की बातों को मानना होगा, जो वो ऑर्डर देते हैं उसे मानना ही पड़ेगा। तो वही कहते हैं अब जैसा कि प्रिंस बुयुई जो कि वापस जा चुके हैं और ये जो अलायंस का मैटर था वो नेशनल डिवीजन के पास जा चुका है और ट्यून की यही ख्वाहिश है कि जब तक वो प्रिंसेस जो कि प्रिंस से शादी नहीं करती है तो जो अलायंस है वो हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन प्रिंस अपने आप को इस बीच से हटा चुका है, हालांकि क्यून जो कि अभी भी ये चाहती है उस मैसेज को तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि क्यून के कहने का क्या मतलब है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो टोबा हाई कहते हैं क्यून ये कहना चाहती है कि वो तुम्हारी मदद कर सकती है या एम्बिशन को रियलाइज करवाने में कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तुम्हारे मुरोंग फैमिली के करंट के पावर के हिसाब से और टैलेंट के हिसाब से जिस तरह का तुम्हारा प्लान चल रहा है ये इतना भी मुश्किल नहीं रहेगा, तुम अपने आप के स्टेटस को एडवांटेज के तौर पे पा सकोगी और तुम्हारे पास एक मौका रहेगा, तुम्हारे पास लैंड भी हो सकता है और तुम रूल भी कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं तुम्हें ग्रेट न्यूज भी सुना सकता हूँ जो कि तुम्हारी मदद हो सकता है, जल्दी सॉदर्न चेन जो कि नॉर्थ में जाने वाले हैं। ग्रैंडपा कहते क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो टोबा हाई कहते हैं हाँ बिल्कुल ही ऐसा ही होने वाला है। पीछे
पीछे से कोई बंदा आते हुए कहता है मास्टर यंग, मास्टर टियानियंग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी वफादारी को दिखाना होगा, उसके बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। तो भाई कहते तुम्हारा मतलब क्या है, किस तरह का वफादारी तुम दिखना चाहते हो। ग्रैंडपा कहते तुम्हें किसी भी तरह से उस शूटियाशु को मारना होगा। तो टोबाई कहते इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये लगता है कि तुम मूरों फैमिली के बच्चे में से अपनी प्रिंसेस से शादी करवाना चाहते हो। मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। हमें टियानियंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के सामने आ चुका होता है। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे प्यारे ग्रैंडसन तुम वापस आ चुके हो, चलो जरा देखने दो अपने ग्रैंडफादर को, तुम कैसे हो, मैं ये देखता हूँ कि तुम किस तरह से जी रहे थे। टियानियंग लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह के इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस बंदे को जो तुम देख रहे हो इसका नाम टोबाहाई है, ये बीयूई कंट्री का यंग इंपीरियल एडवाइजर है। टियानियंग जो कि टोबाहाई को अपने रिस्पेक्ट को दिखाने लगता है। टोबाहाई कहता है तुम नौजवान हो और जोशीले हो, जो तुम्हारा लुक है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा, जो तुम्हारा ग्रैंडसन है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल चुका है। टियानियंग कहता है सीनियर आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टोबाहाई मन में सोच रहा था तो यही बंदा है जो कि स्टेप मदर का जो फादर है वो ये चाहता है कि इसको सपोर्ट करवाना चाहता है। उसके साथ ही टोबाहाई कहता है जो तुमने अग्रीमेंट मेरे साथ किया उस कंडीशन को मैं मानने के लिए अग्री करता हूँ। इन 7 दिनों के अंदर जो तुमने हमारे साथ अग्रीमेंट किया उसके बारे में मैं ये देख लूंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ जो तुमने हमारे साथ वादा भी किया है उसको तुम निभाओगे। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बिल्कुल ही, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वादा को जरूर से निभाऊंगा। कोई आओ और जल्दी से यंग एम्परर एडवाइजर को यहाँ से जाने की मदद करो। उसके साथ ही हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि टोबाहाई को बाहर का रास्ता दिखा रहा था। टियानियंग कहता है ग्रैंडफादर बीयूई कंट्री के एडवाइजर से क्या चाहते थे। ग्रैंडपा कहते तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, शू टियाशु को मैं मरवा दूं। टियानियंग कहता है ग्रैंडफादर इसका मतलब ये है कि आप मदर के बारे में जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ऐसे कैसे नहीं जान सकता हूँ कि वो क्या चाहती है। अगर शू टियाशु बाहर के लोगों से मरता है तो उसका जो आउटकम आएगा वो उतना भी बुरा नहीं आएगा, वो सबसे बेस्ट आएगा। तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो तुम उसके बारे में देख लेना। अभी के लिए अपने ग्रैंडफादर के सामने बैठो और बात करो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने भाई को मार दो जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ जो कि खून से रंग जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर भी क्यों ना हो, मैं ये नहीं चाहता। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पे एक दाग लग जाएगा, अगर तुम उसे मार देते हो तो ये दाग जो कि बिल्कुल ही मिटेगा नहीं। तुम एम्परर बनने वाले हो जो कि मैं ये नहीं चाहता कि एम्परर बनने से पहले तुम्हारे पे कोई दाग लगे। अगर ये दाग लग जाएगा तो दूसरे लोग जो कि इससे इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे पे हमला भी कर सकते हैं। टियानियंग तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टीवेट फ्यूचर में क्या कर रहे हो या किस तरह से कर रहे हो, ये तुम्हारा रूट यार, एक तरह से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें उस रूट में इतना मिट्टी देना चाहिए जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है और जितना उसे न्यूट्रिशन मिल सकता है, और इसी तरह से वो अपने ब्रांचेस को बढ़ाते जाएगा और ग्रो होता जाएगा। और एक तरह से तुम ऐसे जानवर बन जाओगे जो कि कीड़े मकोड़ों को ऐसी तुम काट के फेंक सकते हो या फिर मार सकते हो। तुम इस दुनिया में वेल्थ और स्टेटस को पा पाओगे और इसी तरह से तुम्हारे फ्यूचर में अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है और मदद भी मिल सकता है। टियानियंग कहता है अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ, आपका जो ग्रैंडसन है आपके कमांड को मानने के लिए तैयार है। हमें एक पैविलियन का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस शैंग का ही पैविलियन होता है। मिस शैंग को दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस लेडी को दिखाया जाता है। वो लेडी कहती है यंग मिस आपने बिल्कुल ही सही गेस किया था, शू टियाशु ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे आए। मिस शैंग कहती है क्या उसने गिफ्ट को ले लिया जो कि मैंने तुमसे कहा था उसे देने के लिए। वो लड़की कहती है हाँ उसने ले लिया, लेकिन उसके बाद उसने प्रिंसेस को उसे दे दिया। मिस शैंग कहती है इससे कोई भी मतलब नहीं होने वाला, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ये जो प्लान था ये सिर्फ प्रिंसेस के लिए बनाया गया था जो कि प्रिंसेस के लिए हो चुका है। तुम्हें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, 5 दिन में कुछ चीज चालू होने वाली है। हम एक पोएट्री टी बैंक्वेट तैयार करने वाले हैं जो कि टियानशियान लेक वाटर के पास ही होगा। तुम्हें कैपिटल में जो भी नौजवान आदमी औरत है जो कि काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से आती है उसे इन्वाइट करना पड़ेगा और किसी को तैयार करो जो कि प्रिंसेस के मिशन में जाने के बाद प्रिंसेस को इन्विटेशन दे सके। और ये बिल्कुल ही याद रखना कि इस बार तुम्हें प्रिंसेस को देना है ना कि शू टियाशु को देना है। वो लड़की कहती है ठीक है यंग मिस, जैसा आपने कहा वैसे ही करने वाली हूँ। मैंने ये सुना है कि टियानियंग जो कि एल्डेस्ट सन है जनरल शू का वो भी आ चुका है, क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं उसे भी इन्विटेशन सेंड कर दूं? मिस शैंग कहती है हाँ बिल्कुल ही उसे भी सेंड करना है, लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उन सभी मिस्टिक कल्टीवेटर को जो कि अपनी फैमिली में वापस आ चुके हैं उन सभी को इन्विटेशन देना है। बारिश का मौसम आ चुका है, जब तक वाटर का लेवल जल्दी बढ़ता रहता है तो समंदर में रहने वाले जो बीस्ट है वो तैर पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे। हमारे सोल्जर जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे इस वक्त का, मगर फिर भी इस तरह के रुकावट जो कि आते ही रहते थे और उस रुकावट में सेक्टर के डिसेबल थे जो कि माउंटेन के नीचे जाने के बाद बीस्ट को मारते थे।
थे और अपने एक्सपीरियंस को गेन करते थे, एक्सपीरियंस को पाते थे। वो लड़की कहती है, हाँ यंग मिस, जो आपने ये कहा है आपकी गुलाम ये समझ चुकी है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, जो आपने कहा है वो करने के लिए। उसके साथ ही वो लड़की जो कि वहाँ से जाने लगती है और मिस शैंग जो कि उसे देख रही होती है, मगर मिस शैंग जो कि अचानक से कहती है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो हमें किसी के पाँव को दिखाया जाता है, उसके साथ ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो कहती है मास्टर। मिस शैंग कहती है, होंग यान तुमने ये प्लान बनाया था प्रिंसेस को पॉइजन देने के लिए, लेकिन तुम नाकाम हुई। तुम उस वक्त नसीब वाली थी जो कि जिंदा रह गई। और शू टियानशु जो कि प्रिंस बियुई को हराने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। होंग यान वो लड़की जो कि वो बहुत ही ज्यादा कपकपाने लगती है और वो कहती है, हाँ मास्टर, ये गुलाम आपकी समझ चुकी है जो कि आप कहना चाहती हैं। मिस शैंग कहती है, तुम्हें यहाँ पे रहने की बिल्कुल ही अब जरूरत नहीं है, जाओ ग्रेट मिस्टिक सेक्टर में जाकर कोई जगह ढूंढो और वहीं पे छुप कर रहना, और ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुम इनर डिसाइवल के पोजीशन को पालो। और ये याद रखना कि जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला है इसे बिल्कुल ही गवाना नहीं। होंग यान कहती, हाँ मास्टर, ये गुलाम आपकी समझ चुकी है, जो आपने कहा है वो करने के लिए तैयार हूँ। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही किंग डोंगी और शू टियानशु को दिखाया जाता है। डोंगी कहती है, मार्क्यूस हमारे पास जितने भी पैसे थे ये रहे, लेकिन हमें इसके साथ क्या करने हैं। शू टियानशु कहता है, जैसा कि तुम दोनों ही के पास कोई भी ड्यूटी नहीं बच चुका है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि तुम दोनों ही को मैं यहाँ पे लेकर आऊं। डोंगी कहती है, आपने हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन आपने इसी जगह को क्यों चूज किया है? ये वही जगह है जहाँ पे गुलाम को बेचा जाता है और उसे खरीदा जाता है। शू टियानशु मन में सोच रहा था, एक वक्त था जो कि इन दोनों ही को बेच दिया गया था, इसलिए इन लोगों के दिमाग में इस जगह का जो तस्वीर है वो इतना भी अच्छा नहीं है। देखकर ऐसा लगता है कि मुझे ये जरूरत है कि इन दोनों के दिमाग में जो भी चल रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। शू टियानशु कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, कुछ काम करने वाले लोगों को मैं लेना चाहता हूँ, और हो सकता है कि मैं 9 लेवल की किसी तरह के बीस्ट को भी ले लूं। ये जगह सिर्फ गुलाम को ट्रेड करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों को काम करने के लिए भी दिया जाता है। यहाँ तक कि नोबल फैमिली गुलाम और गार्ड्स को यहीं पे से लेती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और सोच रहा हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और मुझे इसकी तैयारी भी करनी है क्योंकि प्रिंसेस मेंशन अब डिफेंसलेस हो चुका है और हम सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते कि वो मदर ऑफ टियानयांग जो कि यहाँ पे आने के बाद हमारे साथ कुछ करे। क्या तुम समझ चुकी हो? उसके साथ ही शू टियानशु जो कि वो सेब होता है वो किंग डोंगी को दे देता है। किंग डोंगी दोनों ही कहती है, हाँ मैं ये समझ चुकी हूँ। उसके साथ ही हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि शू टियानशु से पहले बात किया था। वो बंदा कहता है, प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारा शू टियानशु ये देखने के बाद वो भी उसके पास चला जाता है। शू टियानशु कहता है, हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे कुछ गार्ड चाहिए जो कि उनका कल्टीवेशन हाई होना चाहिए, और ये बेहतर रहेगा या फिर सबसे बेस्ट होगा कि अगर मुझे 8 लेवल या फिर उससे 9 लेवल के लोग मिल जाए। वो आदमी हंसते हुए कहता है, ये मजाक करने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु, प्लीज आप मजाक मत करिए। आखिर ये कैसा हो सकता है कि 9 लेवल के बॉडी टेम्परिंग के गुलाम यहाँ पे मिल भी सकते हैं? यहाँ तक कि इस तरह के गुलाम मिल भी जाए तो उसके मास्टर जो कि डिलीशियस खाने और पीने के लिए देंगे, और वो अपने गुलाम को इस तरह से बिल्कुल ही बेचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। शू टियानशु मन में सोच रहा था, हाँ इसने बिल्कुल ही सही कहा, अगर कोई बंदा 9 लेवल के बॉडी टेम्परिंग के स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो आर्मी में ज्वाइन कर सकता है और वो जनरल बन सकता है, तो वो खुद को ही बेचना क्यों चाहेगा? यहाँ तक कि कोई मास्टर जो कि दूसरे नेशन के दुश्मन को भी पकड़ लेता है तो उसको बहुत ही ज्यादा देख रेख में रखेगा, और वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं चाहेगा कि वो बेच दे। उसके साथ ही शू टियानशु कहता है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट, या फिर दूसरे टाइप की भी बीस्ट मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो वो आदमी कहता है, ये गुलाम जानता है कि तुम इस तरह की चीज को कहाँ से पा सकते हो, लेकिन जिस तरह की तुम बीस्ट चाहते हो तो तुम्हें एडवांस में 1 महीने पहले ही बता देना चाहिए था या फिर ऑर्डर दे देना चाहिए था, क्योंकि उस बीस्ट का जो प्राइस होता है वो कुछ ज्यादा ही हाई होता है। जब कोई ऑर्डर दे देता है तो कोई बंदा जो कि डीप एरिया में जाने के बाद जो कि जंगल का एरिया होता है तो बीस्ट को पा लेता है। शू टियानशु कहता है, क्या कहा तुमने कि 1 महीना पहले ही एडवांस में बता देना चाहिए था? ये कुछ ज्यादा ही वक्त है जो कि इंतजार करना पड़ेगा। अगर इतना वक्त गुजर जाएगा तो मेरा जो लाश है वो कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाएगा और इस तरह से तो मैं मर ही जाऊंगा। तो क्या तुम ये जानते हो कि मिस्टिक कल्टीवेटर कहीं पे मिल जाए या फिर मिस्टिक एक्सपर्ट भी हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आदमी जो कि कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रही थी, तो शू टियानशु कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए मुझे तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा, तभी तुम इंफॉर्मेशन दोगे। किंग यू जल्दी से इसे 5 टेल सिल्वर दे दो। उसके साथ ही शू टियानशु जो कि 5 टेल सिल्वर दे देता है तो वो बंदा जो
की शुक्रिया करता है और उसके साथ ही कहता है ये गुलाम अचानक से उस बात को याद कर चुका है, उसके बारे में मुझे याद आ चुका है, मुझे किसी के बारे में पता है जो कि वो पहले मिस्टिक कल्टीवेटर हुआ करता था। शू टियानशु कहता है मुझे उसके बारे में और बताओ। तो वो आदमी कहता है हाँ मैं जरूर बताता हूँ, जिस बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी के बारे में बता रहा हूँ वो गरीब है और वो भिखारी है, लेकिन ये गुलाम उसके साथ जाना पहचाना नहीं है। उससे पहले मैंने उसके बारे में उतना नहीं जाना है, लेकिन मैं थोड़ा मोड़ा जानता हूँ उस आदमी के बारे में, मैं बता सकता हूँ। उस वक्त उस आदमी को कुछ ज्यादा ही परेशान किया जाता था और उसका नाम ली शेन हू है और वो किनारे में जाने के बाद खुद ही में बात करता रहता था। उस आदमी ने कहा था मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, एक मिस्टिक कल्टीवेटर जो कि भयानक और कंजूस होता है, उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन को लॉस नहीं करता तो मेरे साथ इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं होता। जो आदमी हमारे शू टियानशु को स्टोरी सुना रहा है वो आदमी कहता है उस वक्त मैंने ये सोचा था कि ये आदमी जो कि कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, इसलिए मैंने उस वक्त इसे बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया था। अब जैसा कि प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये गुलाम उसके बारे में सोच रहा है और हो सकता है कि वो सही था। तो प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु क्या आप ये चाहते हैं कि वहां पे जाने के बाद उसे देखे? अगर ऐसा सच में होता है तो प्रिंसेस के हस्बैंड शू टियानशु आप उसे हासिल कर सकते हैं। शू टियानशु अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ सोच रहा था। उसके साथी कहता ठीक है मुझे उस रास्ते पे लेकर चलो जहाँ पे वो है। उसके साथ ही शू टियानशु किंगू डोंगी जो कि आगे चलने लगते हैं और वो आदमी जो कि हमारे शू टियानशु को रास्ता दिखा रहा था और अचानक से शू टियानशु का आवाज आता है। उस आवाज में कोई कहता है उसे मारो, इतना मारो कि वो मर जाए। हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे जो कि किसी को मार रहे होते हैं और वही बंदा होता है जो कि मिस्टिक कल्टीवेटर होता है। और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वो लेडी कहती है ये बुढ़ा आदमी जो कि यहाँ पे फिर से खाने को चुराने के लिए आया था, इसे मारो, इतना मारो कि ये मेरे लिए मर जाए। अचानक से शू टियानशु चिल्लाता है जिसकी वजह से सभी की नजरें जो कि शू टियानशु पे चली जाती है। शू टियानशु जो कि उन सभी के सामने आ चुका होता है। इस एपिसोड को मैं भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से शू टियानशु उस मिस्टिक कल्टीवेटर को बचाएगा और जब चैप्टर रिलीज होगा तभी हमें पता चलेगा। अभी का चैप्टर जो कि रिलीज हुआ था उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। हालांकि मैं इतने दिनों से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला हूँ, लेकिन रेगुलर वीडियो डालूंगा और जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाऊंगा। और माफी चाहता हूँ इतने दिनों से मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।